तो दोस्तों स्वागत है आपका यू मी एंड स्पोर्ट्स में। एज पर प्रोमिस हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं एक और टीम का प्रीव्यू लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। वो टीम जिसके कई बड़े खिलाड़ी, बड़े स्टार खिलाड़ी उनके साथ मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और इस वक्त वो टेबल पर मुंबई से ठीक नीचे है, यानी कि 5वें पायदान पर राजस्थान रॉयल्स है। उनके टोटल 7 में से 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स है। हमें ध्यान देना ये होगा कि उनके कई बड़े खिलाड़ी भी उनके साथ नहीं थे। शुरुआत से ही जोफ्रा आर्चर उनके साथ नहीं थे। बेन स्टोक भी कुछ मैचेस में नहीं खेल पाए। उसके बाद वो एक मैच खेले, उसी में उन्हें फिंगर इंजरी हुई और वो बाहर हो गए। और अब जो ये उनका सेकंड लेग है, इसमें ना तो जोफ्रा आर्चर उनके साथ है, ना बेन स्टोक्स उनके साथ है, ना ही जोश बटलर उनके साथ होंगे और एंड्रयू टाई भी उनके साथ नहीं होंगे। इसके बावजूद भी ये टीम काफ़ी जीवट दिखाती है, काफ़ी हिम्मत दिखाती है और लड़ाई लड़ने का मादा रखती है। हमें ये भी याद रखना होगा कि इस टीम ने अपना एक मुकाबला आखिरी गेंद पर गंवाया था पंजाब के खिलाफ। लास्ट बॉल पे ये हारे थे, नहीं तो आज ये टेबल पर चौथे नंबर पर होते। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनके चेहरों पे हमेशा मुस्कान रहती है। ये जीते या हारे, लेकिन इनकी मुस्कान बनी रहती है। तो इस टीम के बारे में हम बात करेंगे कि इस टीम में अब सेकंड लेग के लिए किन किन खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट के तौर पे शामिल किया गया है, किन्हें टीम में जगह दी जानी चाहिए, कैसे इस टीम का बैलेंस इन्हें बनाना चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पे कौन कौन खिलाड़ी आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जोश बटलर, बेन स्टोक्स, एंड्रयू टाई और जोफ्रा आर्चर इस टीम के साथ अब नहीं हैं। अ, वो आईपीएल के लिए अवेलेबल होने से उन्होंने मना कर दिया। सबके अपने-अपने अलग-अलग रीज़न्स थे। तो उनकी जगह पर जिनको इन्होंने टीम में शामिल किया है, उनके नाम हैं एवन लुइस वेस्ट इंडीज़ से, ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड से, तीसरे हैं आपके तबरेज़ शमशी साउथ अफ्रीका से और चौथे हैं आपके लियाम लिविंगस्टन इंग्लैंड से। तो इन्होंने जिन नामों को शामिल किया है, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़े नाम हैं और अपने दम पर, अपने दिन पर ये किसी भी टीम को अकेले धूल चटा सकते हैं। ये हमने हालिया जो इनकी फ़ॉर्म है, जो इनके मैचेज़ हैं, उनमें हम देखते आए हैं। लेकिन इनमें से ये किनको अपनी टीम में शामिल करेंगे, किनको टीम में जगह मिलेगी, कैसे बैलेंस बनाएँगे, इसके लिए इन्हें काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स का जो टीम मैनेजमेंट है, वो माथापच्ची करे उससे पहले थोड़ी जो ये प्रॉब्लम है, ये हम झेल लेते हैं, हम माथापच्ची कर लेते हैं और हम आपके सामने लाते हैं कि हमारे हिसाब से टीम की प्लेइंग 11 में किन्हें जगह मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ओपनिंग स्लॉट की, तो हमारे अकॉर्डिंग ओपनिंग स्लॉट पे पहला जो नाम आता है वो है एमन लुइस का। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ का ये सलामी बल्लेबाज इस वक्त शानदार फॉर्म में है। सीपीएल में आपने देखा होगा कि कैसे इन्होंने छक्कों की बरसात की हुई थी। एक शतक भी इन्होंने लगाया और हर टीम के खिलाफ ये रन बना रहे थे। ये इतने विस्फोटक बल्लेबाज है कि ये अकेले अपने दम पर आपको मैच जिता के दे सकते हैं। शुरू के 6 ओवर हो, मिडिल ऑर्डर हो, एंड स्टेज हो, हर जगह ये रन बनाते नज़र आते हैं और ये लंबी पारी खेलने का भी मादा रखते हैं। तो विदाउट एनी डाउट हम इवान लुइस को सबसे पहले पिक करेंगे नंबर 1 स्लॉट के लिए। अगर बात की जाए इनके ओपनिंग जोड़ीदार की, तो इनके ओपनिंग के जोड़ीदार के रूप में हम नाम लेंगे यशस्वी जायसवाल का। हालांकि राजस्थान ने इस जो ये पोजीशन है, इस पे कई लोगों को मौका दिया है। इससे पहले इन्होंने यहाँ पर मनन वोरा को कई मैचेस में मौका दिया, लेकिन वो किसी भी मैच में इम्प्रेस करने में नाकामयाब रहे। ये जायसवाल को भी मौका दिया गया है, लेकिन वो भी कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। लेकिन फिर भी एक यंग स्टार होने के नाते और थोड़ा उनको और मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए हम पिक कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल को। बात की जाए तीसरे नंबर की, तो यहाँ पर इन्हें इतना अच्छा ऑप्शन मिला है कि इन्हें अपने बड़े से बड़े स्टार खिलाड़ी की भी जो कमी है वो महसूस नहीं होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं लियाम लिविंगस्टन की। तीसरे नंबर पे हम रखेंगे लियाम लिविंगस्टन को। लियाम लिविंगस्टन पहले से भी इनकी टीम के साथ थे, लेकिन उन्हें किसी भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। वजह थी जोश बटलर, बेन स्टोक्स आदि का होना। लेकिन अब बटलर और बेन स्टोक्स टीम में नहीं है। ऐसे में लियाम लिविंगस्टन को बाहर बिठाने का कोई मतलब नहीं बनता। उन्हें टीम में जगह दी जानी चाहिए और हालिया जो उनकी फॉर्म है, उसे देखते हुए इंग्लैंड ने भी उन्हें अपनी वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड है उसमें शामिल किया है और वो डायरेक्ट प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे। ये बात पहले से तय है कि वो प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम में जिस खिलाड़ी को डायरेक्ट प्लेइंग 11 में मौका मिलने के चांसेस बने हुए हैं, उन्हें आप आईपीएल में टीम से बाहर नहीं रख सकते। तो लियाम लिविंगस्टन को आपको इस स्थान पे मौका देना होगा।
सबसे बड़ी बात ये है कि लियाम लिविंगस्टन भी काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाज है, काफ़ी तेज़ गति से रन बनाते हैं। साथ ही वो आपको एक बॉलिंग की भी एक आपको एक्स्ट्रा मदद देते हैं। वो कुछ और बॉलिंग भी कर सकते हैं, वो लेग स्पिन भी डालते हैं, ऑफ स्पिन भी डालते हैं। तो हम तीसरे नंबर पर रखेंगे लियाम लिविंगस्टन को। इसके बाद अगर बात करें 4th नंबर की, तो यहाँ पर आएँगे संजू सैमसन। टीम के कैप्टन हैं और संजू सैमसन को 4th नंबर सूट भी करता है। यहाँ पे आके वो काफ़ी रन भी बनाते हैं। लेकिन उन्हें अपनी परफ़ॉर्मेंस में थोड़ा-सा सुधार लाना होगा। उनकी जो परफ़ॉर्मेंस रहती है उसमें हमने कई बार देखा है कि निरंतरता की कमी रहती है। वो रन तो बनाते हैं, कई मौकों पे इतने अच्छे रन बनाते हैं कि देख के लगता है कि यार इनसे अच्छा कोई बैट्समैन इस वक़्त इंडिया में शायद ही कोई होगा। लेकिन वो निरंतर इस प्रदर्शन को दोहराने में नाकामयाब रहते हैं। तो उन्हें अपने प्रदर्शन को थोड़ा-सा म अलग-अलग मैचेज़ में भी दिखाना होगा। ये नहीं कि सिर्फ़ एक मैच में रन बनाए और बाकी में वो रह गए। इसके बाद हम बात करते हैं 5th नंबर की। तो इस नंबर पे हम रखेंगे रियान पराग को। रियान पराग भी अपनी परफ़ॉर्मेंस से लगातार प्रभावित करते आए हैं। हालाँकि उनमें भी थोड़ी निरंतरता की कमी है, लेकिन इनके पास जो रिसोर्सेज़ हैं, उन रिसोर्सेज़ को देखते हुए इस जगह पर सबसे बड़ा दावा जो बनता है, वो रियान पराग का ही बनता है और रियान पराग को ही हम 5th नंबर पे रखेंगे। छठे नंबर पर रहेंगे सुपरस्टार राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया ने लगातार अपने आप को साबित किया है। उन्होंने कई मुकाबलों में इम्पॉसिबल माने जाने वाले मैचेज़ में भी इनको जीत दिलाई है। तो तेवतिया का इस जगह पे होना उनकी जगह बिल्कुल पक्की है। तो यहाँ से उनको कोई हिला नहीं सकता, तो तेवतिया को हम भी छठे नंबर पे रखेंगे। बात की जाए अगले नंबर की यानी 7वें नंबर की। तो 7वें नंबर से थोड़ा-सा ब्रेन लगाना पड़ेगा कि आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए या आपको एक्स्ट्रा टीम में बॉलर चाहिए, तो आप एक बॉलर को ही ऊपर लेके आएँगे। तो हमारी जो पिक रहेंगे 7वें नंबर पे हमारी पिक रहेंगे क्रिस मॉरिस। मॉरिस को भी आप बाहर बैठाने की नहीं सोच सकते। सिर्फ़ ये नहीं कि उनका प्राइस टैग इतना हाई है कि आपने उन्हें 16 करोड़ में खरीदा है, ये बात नहीं है। बल्कि मॉरिस आपको एक बॉलिंग के साथ-साथ एक बैटिंग का भी ऑप्शन देते हैं। प्लस मॉरिस की ख़ास बात ये है कि आपके जो मैच यूएई में होने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको एक तेज़ बॉलर चाहिए जो आउट एंड आउट काफ़ी फ़ास्ट बॉलिंग कर सके। और इनकी टीम में मोस्टली जो बॉलर है वो इतनी ज़्यादा तेज़ गति से बॉल नहीं डालते, चाहे वो चेतन साकरिया हो, चाहे वो मुस्ताफ़िज़ुर रहमान हो। तो इन्हें एक तेज़ गति का बॉलर भी चाहिए और मोरिस को हम इसलिए इस जगह पे शामिल करेंगे। साथ ही आपको बैटिंग का ऑप्शन तो देते ही हैं। बात करते हैं 8वें नंबर की। तो 8वें नंबर पर हमारी पिक रहेंगे श्रेयस गोपाल। दोस्तों श्रेयस गोपाल एक अच्छे लेग स्पिनर है। कई मौकों पे उन्होंने विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को भी आउट किया है। तो इनकी टीम में जो स्पिनर्स हैं उनमें गोपाल का नंबर सबसे ऊपर आता है। हालाँकि आपके पास मयंक मयंक मार्कंडे का भी ऑप्शन है। लेकिन श्रेयस गोपाल के अनुभव को देखते हुए उन्हें ही टीम में पहली जगह दी जानी चाहिए। 9th नंबर पे हम रखेंगे जयदेव उनादकत को। उनादकत ने इस सीज़न में काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी थी। मुंबई की जैसी फ्लैट पिचेज़ पे भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। तो यूएई की जो स्लो पिचेज़ होंगी वहाँ पे उनादकत आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। तो आपको 9th नंबर पे उनादकत को जगह देनी चाहिए। अगर हम बात करें 10वें नंबर की, तो 10वें नंबर पर आपके रहेंगे उभरते हुए सुपरस्टार चेतन साकरिया। चेतन साकरिया ने भी अपने प्रदर्शन से इतना प्रभावित किया कि उन्हें टीम इंडिया में भी जगह दी गई, श्रीलंका दौरे पे जो अभी स्क्वाड गई थी। तो चेतन साकरिया को हम 10वें नंबर पे रखेंगे। एक अच्छे यंग बॉलर है, काफ़ी अच्छी इनके पास वैरायटी है बॉलिंग में, फास्ट के साथ-साथ बीच में स्लो डिलीवरी भी डालते हैं और साथ में इनमें कॉन्फिडेंस भी काफ़ी इनका हाई है। और जो इनका 2021 में जो प्रदर्शन रहा था पहले लेग में, उससे भी ये इनका जो कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा, वो काफ़ी बूस्ट अप होगा। तो हम भी 10वें नंबर पर चेतन साकरिया को ही जगह देंगे। बात की जाए 11वें नंबर की, तो यहाँ पर काफ़ी डिबेट होगी। काफ़ी लोग कहेंगे कि आपने तबरेज़ शमसी को लिया है, वर्ल्ड के नंबर 1 इस वक़्त स्पिनर है, तो आपको उनको जगह देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी पिक इस नंबर पे रहेंगे मुस्ताफ़िज़ुर रहमान। मुस्ताफ़िज़ुर रहमान ने हालिया जो प्रदर्शन उन्होंने किया है, चाहे वो न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो, वो एक तरीके से इनविंसिबल नज़र आए कि उनकी बॉलिंग दिखाई ही नहीं दे रही थी। वो इतनी अच्छी बॉल डाल रहे थे, इतनी कम इकोनॉमी के साथ उन्होंने इतने विकेट झटके, वो इतनी शानदार फ़ॉर्म में है कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। 2021 के फर्स्ट लेग में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी थी। तो मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को किसी भी तरीके से आप इग्नोर नहीं कर सकते। तबरेज़ शमसी का ऑप्शन आपके पास है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आप उन्हें किस बिहाफ़ पे जगह देंगे। अगर आप उन्हें रहमान की जगह मौका देते हैं, तो ये हमारे हिसाब से तो जायज़ नहीं होगा। वो भले ही टी20 के इस वक़्त नंबर 1 बॉलर है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि वो बॉल
मिडल स्टंप पे डालकर और लेग स्पिन पे टर्न कराते हैं, जहाँ से बल्लेबाज को इतनी परेशानी नहीं होती, चाहे वो उनकी विकेट नहीं जाती, चाहे रन बनाने में थोड़ी-सी गति स्लो पड़ती है, लेकिन विकेट जाने का ऑप्शन भी आपका कम हो जाता है। वो उनको बॉलिंग ऑफ स्टंप पे डाल के मिडल स्टंप पे लानी चाहिए, लेकिन वो मिडल स्टंप पे डाल के लेग स्टंप की तरफ जाते हैं। द 100 जो अभी इंग्लैंड में टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पर भी हमने देखा कि उनके साथ यही दिक्कत आ रही थी और उनको कई अनजान जो प्लेयर थे, जो नए थे, जो अपना डेब्यू कर रहे थे या कम मैच खेले हुए थे, उन्होंने भी शमसी को आसानी से खेला था। हालाँकि जो अभी श्रीलंका में सीरीज़ हुई है, उसमें उनका प्रदर्शन, उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी हम मुस्ताफिजुर रहमान की कीमत पर उन्हें टीम में शामिल नहीं कर सकते। अगर आप किसी और की जगह पे रखना चाहें तो भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। आप मोरिस को बाहर नहीं कर सकते, आप अपनी बैटिंग को कमज़ोर नहीं कर सकते, लिविंगस्टन और लुईस को बाहर करके आप बॉलिंग को कमज़ोर करने का रिस्क नहीं ले सकते। बात सिर्फ़ आपके बैलेंस की है। आपका बैलेंस काफ़ी कमज़ोर हो जाता है अगर आप शमशी को टीम में लेके आते हैं, तो इसलिए आप उनको बाहर ही रखेंगे। और इस टीम के साथ सबसे बड़ी कमज़ोरी भी इनका बैलेंस ही रहा है। इनके पास काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं, लेकिन ये टीम में उनको एडजस्ट करने में नाकामयाब रहे। पहले इनके पास लियाम लिविंगस्टन थे, जिनको इन्होंने बाहर बैठाए रखा, और डेविड मिलर भी बाहर बैठते हैं। एंड्रयू टाई को भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि इनके पास वो स्क्वाड उस तरीके से नहीं है कि ये एक बैलेंस उसमें कायम कर सके। बड़ी टीमें इस बैलेंस के साथ उतरती हैं, वो अच्छे से अपने आप को बैलेंस करना जानती है, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम हो, चेन्नई सुपर किंग्स हो या मुंबई इंडियंस हो। इस टीम के साथ ये समस्या हमेशा से रही है। अभी भी आप देखिए तो आपने जायसवाल को ओपनिंग में रखा है, जबकि जायसवाल का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, और इसके इसके एवज़ में आपको नीचे एक जो शिवम दुबे हैं, उन्हें बाहर बैठाना पड़ा है। तो अगर आप शिवम दुबे को टीम में लाते हैं तो आपको एक बॉलर कम करना पड़ेगा। तो हम आपको एक विकल्प देते हैं, अगर हमसे पूछा जाए तो एक तरीके से इस टीम में एक और बदलाव किया जा सकता है। हम यहाँ से सबसे पहले हटा देते हैं ऊपर से यशस्वी जायसवाल को। या आपने जायसवाल को हटाया तो आपका ओपनिंग का स्लॉट खाली हो गया। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर ओपनिंग में नाम होना चाहिए रेयान पराग का। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन रेयान पराग को आप ओपनिंग में मौका दे सकते हैं, आप उनको आज़मा सकते हैं। अ, कई खिलाड़ी, इतने बड़े-बड़े खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्हें जि जिन जो पहले मिडल ऑर्डर से शुरुआत करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ओपनिंग की। वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा के नाम आपके सामने हैं। तो अगर आप रेयान पराग को ओपनिंग में मौका देते हैं, तो आपके पास मिडल ऑर्डर में एक जगह खाली होती है और वहाँ पर आप शिवम दुबे को ला सकते हैं। अगर शिवम दुबे यहाँ पे आते हैं, तो वो भी आपके पास एक बॉलिंग का विकल्प बढ़ाएँगे। यूएई की पिचेज़ पे उनकी जो थोड़ी स्लो डिलीवरी रहती है, जो मीडियम पेस है, वो भी एक इज़ाफ़ा कर सकते हैं, एक यूज़फुल कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं आपकी टीम में। और बैटिंग भी वो अच्छी करते हैं, लंबे हिट लगाने का उनमें मादा है, टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। तो आप शिवम दुबे को भी इस जगह पे लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक जो बैलेंस है वो टीम में बन सकता है। हालाँकि ये जो बैलेंस दिया है ये हमारी तरफ से आया है। अब राजस्थान रॉयल्स का जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, वो क्या सोचता है, वो किस चीज़ के साथ उतरेगा, ये उन्हें देखना होगा। आगे चल के हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों, इनकी स्ट्रेंथ है इनका कभी ना हार मानने वाला जज़्बा। चाहे इनके कितने भी बड़े-बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर हो, लेकिन ये टीम लड़ना जानती है, ये आगे बढ़ना जानती है। हाल ही में जो इनका जो टीम की गैदरिंग हुई थी, उसमें भी संजू सैमसन जो टीम के कैप्टन हैं, वो यही कहते सुने गए थे कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम 8वें नंबर पे फ़िनिश करें, लेकिन हमें अपना सब कुछ झोंकना होगा। हमें विन के लिए ही जाना होगा, चाहे उसके बाद हमें हार ही मिले, लेकिन हमें कोशिश पूरी तरीके से जीत की करनी होगी और हमें सब कुछ झोंक देना है। उसके बाद नतीजा चाहे कुछ भी हो। बीच में रहने से अच्छा है कि हम एंड में ही रहे, लेकिन हमें ट्राई करना होगा ऊपर जाने की। तो ये इनका एक जज़्बा है जो कई मौकों पे इनके लिए काम आता है। इनके टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अकेले अपने दम पे इनको मैच जिता सकते हैं। संजू सैमसन की बात की जाए, उनके टैलेंट पे किसी को कोई शक नहीं है। बट सिर्फ़ एक निरंतरता की कमी रहती है, चाहे रियान पराग हो, तेवतिया हो, वो लगातार परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाते। अगर वो थोड़ा भी अपनी परफ़ॉर्मेंस को जितनी अभी करते हैं, उससे डबल भी कर लें, तो ये टीम काफ़ी आगे जा सकती है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जिन रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों को टीम में शामिल शामिल किया है, वो भी इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि वो आपको जोश बटलर, बेन स्टोक्स की कमी महसूस नहीं होने देंगे, अगर वो अपना जो परफ़ॉर्मेंस है उसको आईपीएल में दोहरा सके, तो जो उनका बाकी के मैचेज़ में रहा है। इवान लुइस की बात की जाए, लियाम लिविंगस्टन की बात की जाए, तो इस वक़्त इनका बल्ला इतना बोल रहा है, इतना ज़्यादा बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड में इनकी धूम मची हुई है। तो इन्हें बस यूएई में भी अपना वही परफ़ॉर्मेंस दोहराना होगा। और इसके अलावा मुस्तफ़िज़ुर रहमान भी इस टीम के एक सबसे बड़े प्लस पॉइंट है, चेतन साकरिया प्लस पॉइंट है। तो ये इनकी स्ट्रेंथ
मानी जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इनकी वीकनेस की, दोस्तों वीकनेस में भी इस टीम की कमी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, निरंतरता की कमी है। ये टीम अपने प्रदर्शन को लगातार मैचेस में दोहरा नहीं पाती। इसके अलावा जब करंट सिचुएशन आती है, जब मैच काफ़ी क्लोज पहुंचा हुआ होता, लास्ट ओवर फिनिश की बात आती है, तो कई मौक़ों पे देखा गया है कि ये टीम क्विक फैसले जो लेने होते हैं, जो क्विक डिसीजन लेने होते हैं, उसमें थोड़ा-सा पिछड़ जाती है, थोड़ा-सा मात खा जाती है। दिल्ली कैपिटल्स के साथ देखा जाए मैच में, तो इन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन पंजाब के साथ जो मैच हुआ उसमें अगर संजू सैमसन लास्ट में 1 रन ले लेते तो क्रिस मोइस को के पास मौका रहता, या तो मैच जिता सकते थे या 4 चौका लगा के मैच को टाई करा सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंगल्स डिनाई करे और उसके बाद मैच में क्रिस मोरिस ने ही मैच जिताया इनको। तो थोड़े से जो छोटे-छोटे फैसले होते हैं वो हमें देखने होंगे कि ये कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसी में ये टीम मात खा जाती है। और कई बार देखा गया है कि ये राइट टाइम पे राइट जो इनके प्लेयर्स हैं उनको भी चूज़ नहीं कर पाते। लियाम लिविंगस्टन को इन्होंने हमेशा बाहर बैठा के रखा, शिवम दुबे को टीम में नहीं लेके आ पाते कई बार। कई बार ऐसे खिलाड़ी को मौका देते हैं जो डिलीवर नहीं कर पाता और अच्छा खिलाड़ी बाहर बैठा रहता है। इस टीम में अभी भी अगर आप देखें तो कार्तिक त्यागी की जगह नहीं बन पा रही है, जिन्होंने 2020 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, वो इस वक़्त बाहर बैठे हुए हैं। उन्हें भी आप मौका दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो जगह नहीं बन पा रही है। अब बात करें इनके चांसेस की, तो दोस्तों अगर इनके चांसेस की बात की जाए, तो फिलहाल इनके चांसेस थोड़े कम नज़र आते हैं, क्योंकि इनसे ऊपर जो टीमें हैं, वो बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए, तो वो लगभग सेमीफ़ाइनल में पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग का भी यही हाल है, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी आप बाहर नहीं मान सकते। इनका जो मुकाबला है वो मुंबई के साथ है। अब मुंबई अगर कहीं पे चोक करती है और ये बेटर प्रदर्शन करते हैं, तो इनका सेमीफ़ाइनल में जाने का मौका बनता है। लेकिन मुंबई जैसी टीम से हम चोक की उम्मीद कम करेंगे, बनस्पत इसके कि इनसे हम बेटर प्रदर्शन की उम्मीद करें। तो ये देखना रहेगा कि ये कितना इनकी खुद के प्रदर्शन के अलावा इन्हें बाकी टीमों के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ेगा, और यही वजह है कि इनके चांसेस थोड़े कम नज़र आते हैं। अगर बात की जाए इनके सेमीफ़ाइनल में पहुँचने की, तो मैं इन्हें मैक्सिमम 20 टू 30 पॉइंट ही दे सकता हूँ कि ये सेमीफ़ाइनल में पहुँच सके। उसके लिए भी जो ऊपर की 4 टीमें हैं, उनमें से किसी एक टीम का बहुत ज़्यादा ही खराब प्रदर्शन होगा, तो ही इनके चांस बनेंगे, और साथ ही साथ इनका भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, तो ही ये आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे इनके चांसेस की बात। तो दोस्तों, ये हमने आपके सामने पेश किया राजस्थान रॉयल्स का प्रीव्यू। अभी तक हम आपको 5 टीमों का प्रीव्यू दे चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स का प्रीव्यू हमने आपको सबसे पहले दिया था। उसके बाद हमने बात की थी चेन्नई सुपर किंग्स की, फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, देन हमने बात की मुंबई इंडियंस की, और आज हमने बात की है राजस्थान रॉयल्स की। इसके बाद 3 टीमें बची है, उनका भी लगातार हम इंटरव्यू आपको देंगे, एक के बाद एक प्रीव्यू हम आपको देंगे, एक के बाद एक हम उनका प्रीव्यू लेके आएँगे। इसके बाद बात होगी पंजाब किंग्स की, फिर बात होगी केकेआर की, और देन हम बात करेंगे सनराइज़र्स हैदराबाद की। तो दोस्तों, कल से आईपीएल भी स्टार्ट हो रहा है, और आईपीएल के लिए भी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। आईपीएल में भी हम मैच से पहले आपसे जुड़ेंगे, टॉस के बाद भी आपसे बात करेंगे, मिड इनिंग में भी आपसे बात करेंगे, और इनिंग खत्म होने के बाद, पूरा मैच खत्म होने के बाद भी हम आपके सामने मैच का रिव्यू लेके आएँगे। हम आपके सामने जितनी भी मैच से जुड़ी जितनी भी अपडेट होगी सभी डिस्कस करेंगे। हम आपको फैंटेसी प्लेयर्स कैसे चूज़ करने चाहिए, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो वो भी आपसे बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी कमी अगर आपको नज़र आती है तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।